नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनपी इंग्लिश क्लास के माध्यम से पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने अपने मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने सपनों को जिया है बल्कि आज के कई युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर नूर मोहम्मद, जो वर्तमान में जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विभाग में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और इसके साथ ही वह पीएचडी स्कॉलर भी है। सबसे खास बात यह है कि हमारे सरस्वती चिराग कोचिंग के होनहार स्टूडेंट रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी को। सबसे पहले सर, मैं इस कोचिंग परिवार और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पोस्टकार्ड के लिए बुलाया अपने साथ में। मेरा नाम नूर मोहम्मद है और मैं जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। इसके साथ साथ मैं पीएचडी स्कॉलर भी हूं। स्टूडेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर तक का सफ़र कैसा रहा आपका? अगर मैं कहूं तो एक स्टूडेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सफ़र बहुत ही शानदार रहा। पहले मैं डेस्क पे बैठता था और अब मैं स्टेज पे हूँ। पहले मुझे कोई आके गाइड करता था, अब मैं 2 लोगों को गाइड करता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे लिए तो बहुत ही शानदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप स्टेज पे जाते हैं तो आपको जो सिटिंग में स्टूडेंट्स बैठते हैं उनकी आंखों में चमक होती है, एक आशा होती है कि जो मुझे पढ़ाने जा रहा है वो मुझे सही दिशा दिखाएगा, सही मार्गदर्शक दिखाएगा। तो मेरे लिए तो बहुत ही शानदार है। और मेरा एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और सबसे बड़ी बात रही कि आप हमारे नूर मोहम्मद से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यानी इनकी बातों से आप एक बात तो क्लियर हो रही है कि भाई अगर किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्साइटेड यानी अंदर से इनर डिज़ायर होना बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरा अगला प्रश्न ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना ज़रूरी है, जैसे कि आपने किया और आखिर आपने कौन सा कोर्स किया, कौन सी परीक्षाएं आपने पास की, उसके बारे में बताएं, ताकि जो भी बच्चा अगर एक्साइटेड हो उस चीज़ को या उसके अंदर वो रुचि हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे भी बनना है, तो उसको कौन सी कोर्स करना चाहिए। देखिए, अगर मैं इंजीनियरिंग डोमेन की बात करूं तो इंजीनियरिंग डोमेन में आपको मास्टर्स करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बीटेक किया था राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बेडकर नगर से आईटी ब्रांच में। फिर मैंने एमटेक किया सीएससी ब्रांच में आईआईटी से ही। तो उसके लिए मास्टर्स बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, अब तो यूजीसी नेट 3 कैटेगरी में क्वालिफाई होती है, कैटेगरी ए, बी और सी। कैटेगरी ए में जो आते हैं वो आते हैं जेआरएफ, और जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं वो लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी होते हैं और पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। कैटेगरी बी में भी जो आते हैं वो लाइफ टाइम एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, और उसके साथ साथ वो पीएचडी के लिए भी 1 साल के लिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो एलिजिबल होते हैं। और कैटेगरी सी होती है वो ओनली फॉर पीएचडी होती है। तो जब आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं कैटेगरी बी से या कैटेगरी ए से, क्योंकि आप सी से करोगे तो पीएचडी के लिए मिलेगा, लेकिन आपको पीएचडी के लिए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का टारगेट है तो आपको कैटेगरी बी से करना पड़ेगा। तो अगर आप कैटेगरी बी या ए से क्वालिफाई करते हो तो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है, कर लो, या फिर लाइफ टाइम के लिए आप एलिजिबल रहते हो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए यूजीसी नेट, अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया। मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा कि आपकी सफलता में सरस्वती चिराग कोचिंग का क्या रोल रहा है। अगर मैं सच बताऊं तो मेरी सफलता में सरस्वती चिराग कोचिंग सेंटर का बहुत ही बड़ा रोल रहा है, क्योंकि रोल मैं ऐसे डिफाइन करूंगा रोल को, अगर आपको कोई चीज़ पाना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसमें से सबसे पहला आता है गाइडेंस, दूसरा आता है डिसिप्लिन, और तीसरा होता है सेल्फ स्टडी। और ये तीनों मुझे इस कोचिंग संस्थान ने दिया। जब मुझे याद है, मैं यहाँ क्लास 8 के लगभग ज्वाइन किया था मैंने इस कोचिंग को। तो उसमें मुझे सर ने गाइडेंस किया, अच्छा गाइडेंस दिया, क्योंकि आप जैसे होता है ना, जैसे कोई अभिभावक है, कोई आपके गुरुजन है, आपको अगर गाइडेंस देते हैं तो उनको पता होता है, उन्होंने अपने जीवन में ये संघर्ष देखे होते हैं, अनुभव किया होता है, वो अपने अनुभव से ही आपको गाइडेंस देंगे। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आप अकेले में खुद गाइडेंस नहीं कर सकते, आपको एक रोड मैप चाहिए होता है कि अगर मैं इस रास्ते से चलूँ, क्योंकि आप जब ऐसी फेज में पहुंचते हैं ना तो आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो उस रास्ते में कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है, किस रास्ते पे चलेंगे तो क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, ये आपको एक अनुभवी पर्सन ही बता सकता है। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे माता पिता ही हमें बताते हैं, नहीं तो हमारे अभिभावक हो गए, हमारे गुरुजन हो गए, इनसे हमको हमेशा सीखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन
केवल होता है ना केवल मोटिवेशन, अभी मम्मी पापा ने हमें मोटिवेट किया, गुरुजन ने मोटिवेट किया, हमारे मेंटर ने मोटिवेट किया, मेरे बड़े भाई ने मोटिवेट किया, हम मोटिवेट होकर 2 दिन लगातार पढ़े हैं, ठीक है, उसके बाद सारा मोटिवेशन चला गया। इसलिए जो सेकंड पॉइंट है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन से क्या होगा, कंसिस्टेंसी बनती है। जब कंसिस्टेंसी बनती है तो अगर आप किसी फील्ड में जीरो भी हो तो वो तुरंत तो हीरो नहीं बनोगे, लेकिन उसमें आपको कमांड आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, गाइडेंस के साथ साथ डिसिप्लिन, क्योंकि दूसरा जो भी है वो आपका अभिभावक हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, वो केवल आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर चलने के लिए आपको डिसिप्लिन में इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी से ही आपको किसी भी आपको अगर कोई कोर है, फॉर एग्जांपल आपको किसी में माहिर हासिल करना है, तो माहिर अगर आपको हासिल करना है तो आपको क्या करना होगा, उसमें डिसिप्लिन से ही आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी, कंसिस्टेंसी से आपको नॉलेज मिलेगा। यानी अगर आपको जीवन में सफल होना है तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका कि गाइडेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब वो गाइडेंस हो सकते हैं आपके पिता या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर आपके गुरुजी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात नूर जी ने कहा है कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो अपने जीवन में आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत अच्छा लगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि कोचिंग की कौन सी एक बात आपको सबसे अलग लगी है? मैंने और भी बहुत सारे कोचिंग्स में, इससे पहले चिराग कोचिंग से पहले भी मैंने बहुत सारी कोचिंग्स की थी। मैं जब चिराग कोचिंग में आया तो मुझे सबसे पहले तो मुझे बहुत खटका, वो सबसे अजीब खटकना, खटकना क्या था? खटकना वो ये था टॉपिक टेस्ट, कि क्लासेस हो जाती थी, उसके बाद बैठ के टॉपिक टेस्ट दो। उसमें सबसे पहले मैं तो उसमें क्लास 8 में था, मुझसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी मुझे बैठा नहीं जाता था। आधे घंटे के बाद मेरी शरीर में अब होने लगता, हलचल होने लगती थी कि यार कब तक बैठे रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बताया ना कंसिस्टेंसी, मैं जब बैठना स्टार्ट किया, मैंने जब क्योंकि वहाँ पे एक डर था सर का, आप बात भी नहीं कर सकते, भले ही आप बगल में बैठो लेकिन किसी से बात नहीं कर सकते। आपके पास एक किताब ही बचता है बात करने के लिए, तो कितने दिन नहीं बैठोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते। अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया, किताबों से दोस्ती करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। टॉपिक टेस्ट में क्या होता था, हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना होता था और उसके बारे में लिखना होता था। आप उसके बारे में जितना भी लिख सकते हो, मतलब सेल्फ लिखना होता था। सेल्फ स्टडी करना था, सेल्फ स्टडी टाइप का था, सेल्फ रिवीजन कह लीजिए उसको बेहतर तरीके से। तो मैं क्या, और इसमें विजेत सर कंटिन्यूअस राउंड पे रहते थे? हाँ, सर राउंड पे ना रहे तो कोई टॉपिक टेस्ट ही ना दे शुरू में तो। नहीं, जब मैं 1 महीना मैंने इस चीज़ को देखा तो मुझे क्या हुआ, जिस सब्जेक्ट का मैं टॉपिक टेस्ट देता था, मैं स्कूल भी करता था ना उसमें, जब मैं स्कूल में आता था मुझे याद रहती थी चीज़ें, मुझे ये रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं रहती क्योंकि मैं उस चीज़ को रोज पढ़ता था। यहाँ पे क्या होता था कि कोचिंग में मुझे नया सिलेबस रोज पढ़ाया जाता था। ऑब्वियसली अब कोचिंग कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे ही, एक एक टॉपिक बढ़ेंगे आगे, लेकिन पुराने टॉपिक का हम रिवीजन करते थे। अगर 1 घंटा पढ़ाया था, 2 घंटे में बैठ के रिवीजन करना पड़ता था टॉपिक टेस्ट के नाम पे। तो हम तो आगे बढ़ते ही थे, नए नए टॉपिक्स हम सीखते ही थे, पुराने टॉपिक्स हमको रट जाते थे। मैं याद नहीं कहूँ, रट जाते थे। रटने के साथ साथ जब रटने लगी चीज याद भी होने लगी, हम जब उसको लिखने लगे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, तो हमें चीज़ें हमारे दिमाग में एक अपना जगह बनाने लगा, ठीक है। तो जब कोई स्कूल में कोई प्रश्न भी पूछ देता था तो उसी चीज़ हमको याद रहती थी, हमको उसको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी ना, उसे दोबारा देखने की जरूरत पड़ती थी। अच्छा वही नहीं, उसमें कितने टर्मिनोलॉजीज हैं, कितने कीवर्ड्स हैं, उसके प्रूफ तो सबसे अधिक सर तो पीटते भी थे हम लोगों को प्रूफ याद करने के लिए, प्रूफ जरूरी है कि जब किसी का प्रूफ पढ़ते तो पता चला कि वो चीज़ आया कहाँ से, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमने प्रूफ भी वहाँ से पढ़ा। तो इससे काफ़ी मदद मिली किसी सब्जेक्ट पर कमांड पाने में, और इसका बहुत ही बेनिफिट हुआ। मैं शुरू में आधे घंटे 1 घंटे बैठने की कोशिश करता था, लेकिन एक समय में आया कि मैं यहाँ संडे को आ जाता था, टॉपिक थे 4-4 5-5 घंटे बैठा हूँ यहाँ पे, कोई नहीं आया था। मैं सर से की लेके जाता था, पहले सर की कोचिंग कहीं और थी दूसरी जगह, मैं वहाँ सर से चाबी लेके जाता था, मैं रूम में बैठ के टॉपिक टेस्ट देता था। और एक समय ऐसा है कि फिर मैंने अपने ग्रुप को छोड़ दिया। मैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते थे उस समय, जो यूपी पुलिस SSC की तैयारी करते थे भैया लोग, मैं उनके साथ बैठने लगा और मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मैं ऐसा था कि उस समय जहाँ तक मुझे आ रहा है क्लास 8th में CBSE में लॉगरिथम नहीं होता है, तो उस समय सर ने हमें एक किताब दिया, हिंदी मीडियम की थी, उसमें था लघु गणक। सर ने हमने उस समय पढ़ाया, उस समय हम लोग 9th में पढ़ाया जाता, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली 9 में 10 में CBSE में पढ़ाया था, लेकिन वो मैंने पहले ही पढ़ रखा था लघु गणक पूरा, जो कि लॉगरिथम था। फिर विशाल भैया उससे एक और कदम आगे निकले, उन्होंने मुझे एंटी लॉग पढ़ा दिया। जब मैं इस चीज़ें पढ़ा तो फिर मुझे बहुत ही नॉलेजफुल महसूस करने लगा कॉलेज में, अपने स्कूल में। और स्कूल में मुझे लगा यार ये जो पढ़ाएंगे, और CBSE में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ही लघु गणक या फिर लॉगरिथम का था। यहाँ मैंने पूरा लघु गणक ही पढ़ रखा था। अच्छा, लघु गणक के साथ साथ मैंने SSC की जो बुक्स होती हैं कंपटीशन की, वो 1-2 लगा रखी थी।
हमारे साथ जो सर लोग बैठते थे, मैम लोग बैठती थी, जो हमारे सीनियर्स थे, उनके साथ मैं कंपटीशन करने लगा फिर। तो मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छे लगने लगी और फिर मैं टॉपिक टेस्ट को अपना डेली रूटीन में मैंने बना लिया। मैं भले ही पढ़ाई कम करता लेकिन टॉपिक टेस्ट रोज़ देता था आके, और मैं संडे को तो यहाँ चला आता था। मैं भले ही यहाँ कई बार तो मैं यहाँ अकेले ही बैठ के मैंने टॉपिक टेस्ट दिए हैं, जिसमें सर थे, मैं रहता था, 2-3 फिर और स्टूडेंट्स होते थे। तो टॉपिक टेस्ट ने तो मुझे बहुत हेल्प किया सब किसी सब्जेक्ट पे कमांड पाने के लिए। कभी ऐसा दिन था कि टॉपिक टेस्ट देने का मन ना कर रहा हो और सर से आप मार भी खाए हों? नहीं, नहीं सर से तो मैंने रेयरली कभी मार खाया मुझे याद नहीं है कभी, लेकिन डाँट खाए हैं हम लोग, डाँट खाए हैं। और टॉपिक टेस्ट शुरू में मेरा देने का बिल्कुल मन था क्योंकि मुझे इसके बेनिफिट्स नहीं पता थे। लेकिन जब मुझे इसके बेनिफिट्स पता लगे, मैं आधे घंटे जब मैं बता रहा हूँ मैं बैठ नहीं पाता था, लेकिन मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठने लगा। तो मुझे जब इसके बेनिफिट्स पता चले तो फिर मैं खुद टॉपिक टेस्ट देने लगा, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे जो बैचमेट्स थे वो चले जाते थे, यार कौन टॉपिक देगा? लेकिन मैं वहाँ बैठ के टॉपिक टेस्ट देता था। और इसी का ये फ़ायदा है कि मैं अपने क्लास के साथ-साथ जो क्लास के सब्जेक्ट्स हैं, जो क्लास 8-9 के, उसके साथ-साथ मुझे कॉम्पिटिशन की भी तैयारी हुई और मैं 2 कदम और आगे, हाथ नहीं 2 कदम और आगे रहा। मैंने लघु गणक पहले सीख लिया, एंटी लॉग पहले सीख लिया। कॉम्पिटिशन की जितनी भी उस समय अरिथमेटिक मैथमेटिक्स होती थी, अरिथमेटिक वो मैंने पहले ही सीख लिया। वो अरिथमेटिक्स की बुक्स लगाने लगा मैं, तो मेरे अंदर एक अलग सी उत्तेजना पैदा हो गई सब करने के लिए। ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। अच्छा, टॉपिक टेस्ट के टाइम में वहाँ पे सीनियर जूनियर भी रहते हैं, तो जूनियर को हमें लगता है बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जो भी डाउट्स होता है वो सीनियर से अपने पूछ लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, मैंने जब मैं टॉप टेस्ट देने लगा तब मुझे और भी सीनियर्स मिले जो कि वहाँ पे उस समय में कॉम्पिटिशन की तैयारी करते थे, एसएससी, यूपी पुलिस। तो मैंने उनके सिलेबस देखा, तो फिर मुझे जो भी डाउट्स होते थे मैं उनसे पूछने लगा, मैं वहीं सॉल्व करने लगा। ठीक है, अपने टॉपिक्स मेरा मन होता है उनके टॉपिक सॉल्व करने लगा, इसलिए मेरी उत्तेजना और बढ़ी इस सब चीज़ों में। और मैंने कॉम्पिटिशन के साथ-साथ क्लास के साथ-साथ मेरा 2-2 फ़ायदा होता है। एक तो मैं क्लास की चीज़ें पढ़ता था, क्लास रिवीजन भी होती थी, उसके साथ-साथ मुझे कॉम्पिटिशन की भी तैयारी हो जाती थी प्लस साथ में। तो सीनियर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे मिला इसमें। सीनियर का सबसे बड़ा योगदान रहा, और उससे बड़ा योगदान बोला जाए तो ब्रिजेश सर का था, ब्रिजेश सर का जिसके बहुत वजह बड़ा से आप आज एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे ब्रिजेश सर के लिए? ब्रिजेश के लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैंने पढ़ना तो उन्हीं की वजह से सीखा, ये तो है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। चीज़ों को पढ़ते कैसे हैं, चीज़ों से नॉलेज कैसे ग्रैप्स करते हैं किसी चीज़ से। अच्छा, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये 2 चीज़ मैंने सर से अच्छी से सीखी है। मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पढ़ाई का सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले तो आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपका ग्रेजुएशन में कमांड होना चाहिए। जो कोर्सेज हैं, जो भी कोर्सेज आपने पढ़ी हैं उस पर कमांड होना चाहिए। इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि आपका बेस मजबूत है। ठीक है, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, साथ में ही आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कीजिए। अब तो अगर आप बीटेक कर या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप बीटेक करके मास्टर्स कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बेस बना ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में उस पर कमांड हो गया। उसके बाद आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती हैं, आप उसमें अप्लाई कीजिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कहते हैं कि ठीक है, उसको नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का जब भी आप यूपी गवर्नमेंट या बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, अगर आप उनकी पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, पीआई स्कोर कैलकुलेट किया था स्क्रीनिंग के लिए। तो इस पीआई स्कोर जो कैलकुलेट होता है वो आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स पे होता है, तो इसमें मैटर करता है। अगर आपके 80% से अबव है तो उसके मार्क्स अधिक होते हैं, और 70 से 60 एक क्राइटेरिया है उसके लिए। ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसी तरह है कि आप कितने मार्क्स आपने स्कोर किया, तो उस हिसाब से आपको जो एपीआई स्कोर मिलता है। ठीक है, तो एपीआई स्कोर मिलता है तो ग्रेजुएशन के मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, फिर मैंने बताया यूसी नेट में आप किस कैटेगरी से क्वालिफाई, उसके बेसिस पे भी मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक है, जहाँ तक मुझे आ रहा है 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर जेआरएफ नहीं है, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर है तो 5 मार्क्स। इस तरह से उसकी क्राइटेरिया है, तो आपका एक एपीआई स्कोर बनता है। तो इसलिए आपका जो एकेडमिक, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एन एकेडमियन, आप एकेडमिक में जाने वाले हो। ठीक है, तो आपका एकेडमिक्स मजबूत होना चाहिए। तो आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट क्वालिफाई कर तो उसके मार्क्स, और उसके साथ साथ आप रिसर्च पेपर्स अगर पब्लिश करते हो, तो अगर अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करते हो तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। तो ये सब कैलकुलेट करके आपका एक एपीआई स्कोर निकलता है। उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद होता है आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। तो इसलिए एकेडमिक्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम में एक मार्क्स, 0.5 मार्क्स, 0.25 मार्क्स भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो हर एक छोटी चीज़ पे जो एकेडमिक से रिलेटेड उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यानी मार्क्स बहुत ही मायने रखता है, तो जो भी एकेडमिक आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कोशिश आप करें कि अधिक से अधिक मार्क्स आप उसमें गेन करें। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि नोट्स बनाने
और रिवीजन करने का आपने कौन सा तरीका अपनाया हुआ था? मैंने पहले तो क्या किया, मैंने सिलेबस डाउनलोड कर रखा था, जितने भी सिलेबस थे, हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरा केस था, मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें क्या है कि हमारा जो इंटरव्यू होता है उसमें 2 कोर्स जो आपने पढ़े हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, उस पे कमांड होना चाहिए। तो मैंने 2 कोर्स पिक किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसमें से जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गए, जो कि बहुत ज़रूरी उसमें है, वो सब मैंने उसके नोट्स बनाए और उसको टैली किया यूजीसी नेट के सिलेबस से, गेट के सिलेबस से। और उस पर मैंने, क्योंकि जो यूजीसी नेट में आएगा, जो गेट में आएगा, इसका मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स, आप कोई भी अगर टॉपिक उठाओगे तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कम समय में ज़्यादा तैयारी कैसे हो, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसके लिए मैंने पहले उसकी ब्रीफिंग, उसको नोट डाउन किया कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद उस पर अपना कमांड दिया, उसको अच्छे से पढ़ा, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, उसमें क्या फार्मूलेज हैं, उसमें क्या टर्मिनोलॉजीज है, उसके प्रूफ्स क्या हैं, ठीक है, उसके वेरिएंट्स क्या हैं, और कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन है, क्योंकि एप्लीकेशन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप उसका एप्लीकेशन यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये मैंने उसमें अच्छे से स्टडी की। जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो घर बैठ के कैसे तैयारी करें, इसका सही तरीका क्या है? देखिए, तरीके तो बहुत हैं, जो मुझे सूटेबल लगता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको तो ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा कॉलेज से, ठीक है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप यूसी नेट को टारगेट करो, यूसी नेट के सिलेबस को डाउनलोड करो आप, ठीक है। सिलेबस में क्या होगा, उसमें जितने भी कोर्स होंगे, कोर्स के अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मेंशन होते हैं, आप उसको पढ़ो, उसको नोट डाउन करो, और उस से रिलेटेड जितना भी कंटेंट, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो आप क्लियर कर लो, क्योंकि सिलेबस जब आप नोट डाउन करोगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं जाना है आपको। आपको उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी देखो, कंपटीशंस कभी भी होता है तो बहुत ज़्यादा डीप डाइव में नहीं आएगा, जब भी आएगा वो बेसिक पूछता है। आप गेट का भी पेपर उठा लो, वो भी बेसिक पूछता है, लेकिन बेसिक का लेवल थोड़ा सा अप होता है। यूसी नेट प्योरली बेसिक पूछता है वो क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, बेसिक आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर्सेज हैं, जितने भी आपने ग्रेजुएशन पढ़ रखे हैं, उसका जो बेसिक हो आपको पता होना चाहिए, और उस पर एक कमांड होना चाहिए। तो आप चाहे घर बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे कोचिंग बैठ के पढ़ रहे हो, पढ़ना तो आपको वही है। तो आप घर बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको वो जो बेसिक पढ़ना है, वो अगर आपको कोई ऑनलाइन कोचिंग मिल जाए, बुक्स मिल जाए, आपको जहाँ से भी पढ़ना हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर बुक का नाम ले रहा हूँ, आपको उसके बारे में जहाँ से भी सुटेबल मिले वहाँ से पढ़ो, क्योंकि अब तो ये जो टाइम चल रहा है, ये टाइम चल रहा है, मॉडर्न टाइम चल रहा है, इसमें डिजिटल युग चल रहा है, डिजिटल एरा चल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल पहले क्या था कि पर्टिकुलर फैकल्टी पढ़ाती थी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो अब आप बुक पढ़ो, मेहनत करो। अब क्या है कि अगर आपको एक फैकल्टी का नहीं समझ आता तो आप दूसरे फैकल्टी पे स्विच कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारी इस तरह की सुविधाएं आ चुकी हैं, जिसका आप, क्योंकि सबको समझने की कैपेबिलिटी सबकी अलग है, तो आपको जिससे समझ में आ रहा है आप उससे पढ़ सकते हो। अच्छा, पहले क्या था कि आपको बुक खुद पढ़ के उसमें से सार निकालना होता था, समरी निकालना होता था, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने होते थे। अब तो आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, बस एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करना है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या मटेरियल मिलेगा और कौन सा सुटेबल है। और ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें पेड हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आप इंटरनेट पे जाओगे तो बहुत अच्छी फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। आपके अंदर लगन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, मिल जाएगा आपको ऐसा। कि इंटरव्यू राउंड के लिए खुद को मानसिक रूप से कैसे तैयार करें? देखिए, इंटरव्यू के लिए तो सबसे पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो आप ये सोचते हो, जो मैंने फील किया था, कि ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, किसी भी सब्जेक्ट को हाथ लगाओगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्या क्या प्रिपेयर करोगे, कितना प्रिपेयर करोगे, ये भी हमको देखना होता है। तो इंटरव्यू के लिए तो सबसे आप रिलैक्स होकर जाओ, क्योंकि आप जिस इंटरव्यू में जा रहे हो, दे आर जस्ट गोइंग टू चेक कि आप प्रेशर कितना हैंडल कर पा रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप 2 कोर्सेज में कमांड रखो। आपने अगर पढ़ाई की है तो ऑब्वियसली सारे कोर्स में कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगा आपको, ठीक है, लेकिन 2-3 कोर्सेज ऐसे रखो, 2-3 कोर्सेज जिसमें आपको अच्छे से कमांड हो, कि अगर वो सामने जो क्वेश्चन पूछे, अगर आप नहीं भी बता पा रहे हो तो ये पूछेंगे, मोस्टली ये पूछते हैं कि आप किस कोर्स में कंफर्टेबल हो, तो आप बताओगे, तो अगर आप कमांड है उस सब्जेक्ट में तो उसका आंसर कर ले जाओगे, ठीक है। अगर नहीं आंसर कर पा रहे हो तो आप सिंपल सा सॉरी बोल दो, सर मैं इसको बाद में देख लूंगा। दूसरी चीज,
जिस चीज़ की इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वो आपके बारे में उसको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ का इंटरव्यू देने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्या होता है ये असिस्टेंट प्रोफेसर से, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बन गए तो आपकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू पैनल आपसे पूछ सकता है कि आप जिस प्रोग्राम की जिस स्कीम के में आए हो आप इंटरव्यू देने, वो क्या है एक्चुअली, ये भी एक बेसिक है। दूसरी चीज़ आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझसे तो एक क्वेश्चन ये भी था कि रैम और रोम में डिफरेंस बताओ। सबसे सिंपल, रैम और रोम में डिफरेंस, और ये हम मुझसे सबसे सीनियर फैकल्टी ने या फिर कर लीजिए सीनियर पैनल मेंबर ने पूछा था। यानी वो पहले बेसिक चेक करना चाहते हैं कि जो इंटरव्यू के लिए आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं। हाँ, वो बस देखना चाहते हैं कि आप प्रेशर को कैसे डील करते हो। इवन कि वो टफ क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अच्छा, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो या फिर ग्रेजुएशन में जो आपने रिसर्च वर्क कर रखा है, जो प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेजरली इससे पूछे जाते हैं। पहले तो आपका चेक होता है कि आपका एकेडमिक्स, कि आपका एकेडमिक्स कैसे स्ट्रांग रहा, तो उसके 2 कोर्सेज 3 कोर्सेज में वो चेक कर लेंगे। उसके बाद उसके अलावा उनको पता है कि ग्रेजुएशन कर रहा है स्टूडेंट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसने प्रोजेक्ट्स किए होंगे, तो प्रोजेक्ट्स में उसने क्या किया है। तो प्रोजेक्ट्स जब आप करते हो तो जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डीप डाइव रिसर्च करते हैं, तो हमको उस पे कमांड हो जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब आप वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको मेजर कर लेते हैं, वो आपका आकलन वहीं पर कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट किस तरह से, इसने अगर प्रोजेक्ट किया है तो किस तरह का स्टूडेंट है ये। क्योंकि आप प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, सेल्फ जो हमारा खुद का योगदान बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसमें, सेल्फ कंट्रीब्यूशन। तो वो ये चेक करते हैं कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है। अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो आपको याद होगा कि आपने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है अपने प्रोजेक्ट में, कहाँ कहाँ से पढ़ा है, कहाँ कहाँ से रिसर्च किया आपने। यू विल क्योंकि आपने किया है तो आपको पता होगा। कोई काम अगर आपको कह दिया जाए करने के लिए, अगर आपने उसको मन से किया है शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें आपने कहाँ कहाँ से की हैं, कैसे की हैं, कहाँ कहाँ से आपने रिसर्च किया था, क्या फाइनल प्रोडक्ट बना आपके प्रोजेक्ट का। अच्छा, क्या ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन बेस्ड है या फिर बस आपने यूं ही बना लिया, ठीक है। क्योंकि आप अगर ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसका हमारे समाज में कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, या फिर आपने बिना मन से बस यूं ही केवल एकेडमिक्स की फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के लिए बना दी, तो वो वहां पे भाप लेंगे। अगर आपने काम किया होगा तो आप आंसर कर ले जाओगे। जहां आप एकेडमिक्स में कोर्सेज में भले ही आंसर ना कर पाओ, लेकिन प्रोजेक्ट्स में जो आपने खुद किया है उसमें आप आंसर कर ले जाओगे। भले ही आपको ना आए, लेकिन आपने जो भी किया है कुछ ना कुछ फ्लो बता दोगे, क्योंकि आपने वो प्रोजेक्ट खुद किया है, आपने वो रोड मैप, उस रास्ते पर आप खुद चले हो। वो आप अकेले चले हो, सुपरवाइजर के साथ चले हो, लेकिन चलना तो आपको खुद ही था उस पे, तो आपको पूरा पता है कि आपने प्रोजेक्ट कैसे किया है। इसलिए इंटरव्यू में वो प्रोजेक्ट्स मेजरली पूछते हैं कि आपने प्रोजेक्ट क्या किया था उसमें। जिनका भी पॉडकास्ट लेता हूँ तो मेरा आखिरी प्रश्न यही होता है कि अंत में आप क्या कहना चाहेंगे। अंत में सबसे पहले तो मैं सरस्वती चिराग कोचिंग परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ब्रिजेश सर के गाइडेंस और मेंटरशिप ने मुझे बहुत हेल्प किया। चीज़ों को कैसे पढ़ना है, कैसे डील करना है, और कैसे डिसिप्लिन, पढ़ने में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी, 2 चीज़ मैंने यहाँ से सीखी है। तो मैं पूरे सरस्वती चिराग कोचिंग सेंटर और पूरे परिवार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा मैंने फील किया है कि जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और भी मेरे सारे बहुत सारे दोस्त भी मिडिल क्लास फैमिली से आए थे जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से भी थे। और ऐसा नहीं कि उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी खासी हुई है, वो सरकारी स्कूल से पढ़ के आए थे, सरकारी विद्यालयों से पढ़ के आए थे, लेकिन उनके अंदर इतना जज्बा था, डिसिप्लिन था, कंसिस्टेंसी था। आज मेरे बहुत सारे दोस्त किसी न किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे पोस्ट पे हैं, और प्राइवेट में भी हैं तो अच्छे पोस्ट पे हैं। उन्होंने ऐसा लगन से काम किया, लगन से पढ़ाई की, जो भी पढ़ा ढंग से पढ़ा, क्योंकि उनको पता है कि चाहे वो किसी भी वर्ग का बच्चा हो, जो सिलेबस उसके लिए, वो सिलेबस मेरे लिए भी है। जो उससे पूछा जाएगा उसको मुझे भी देना है, तो क्यों ना मैं ही उसको प्रिपेयर कर लूँ। और लोगों ने किया भी, अच्छे से प्रिपेयर किया, लगन से प्रिपेयर किया। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को ठान लो, किसी चीज़ का अगर अंदर जज्बा होना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कैसे चीज़ लेते हो, उसको कैसे ले रहे हो। क्या बस पेरेंट्स का दबाव इसलिए उसको कर रहे हो, या आपके अंदर उसको पाने की इच्छा है। क्योंकि आप देखो, पढ़ाई को छोड़ दीजिए, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ करने का अगर मन करता है तो उसको रात को नींद भी नहीं आती है जब तक वो काम ना हो जाए। अगर वो बहुत ही एक्साइटेड होता है उस काम के लिए, उसके लिए दिन भर सोचता रहेगा कैसे करें क्या ना करें। इसी तरह अगर आप अपने सक्सेस के लिए एक्साइटेड हो तो ऑब्वियसली आप सोचोगे कैसे करें क्या करें, रिसर्च करते रहोगे किससे मिले कहाँ से, क्योंकि आप कनेक्टिविटी बनाओ ना, कनेक्टिविटी बनाओगे तो आपको बहुत सारे मार्गदर्शक मिलेंगे, बहुत सारे आपको हेल्प मिलेगा, सीनियर से बहुत सारी हेल्प मिलेगा। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर किसी काम को करने की जज्बा है तो आप उसको कर ले जाओगे, बस जज्बा की जरूरत है। यानी लास्ट में मैं भी यही कहना चाहूँगा, आप अपने आप को पहचानने का प्रयास करिए,
अपने टैलेंट को पहचानने का प्रयास करिए और उस पर आप जस्ट ट्राई टू गिव 100% दैट फील्ड। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में अपना 100% दें और डेफिनेटली मुझे लगता है कि नोबडी कैन स्टॉप यू टू रीच योर गोल। आपको कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता आपके गोल तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बस सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट को पहचानिए और उस पर बड़े लगन के साथ ईमानदारी से काम करिए। तो मुझे नहीं लगता कोई आपको सफलता तक पहुंचने से रोक सकता है। ठीक है। और एक चीज़ और, अगर ये कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये उनके लिए एक मोटिवेशन और बड़ी ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना कीमती समय बिताने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।